नमस्कार, हम 10th क्लास। क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में। यह है हमारा और आपका छोटा सा चैनल 8.0 फर्स्ट स्टेप, और मैं अखिलेश कुमार पांडे। तो आज होगी केमिस्ट्री की बात। हथियार ले लिए। तो आज केमिस्ट्री का सबसे पहला लेक्चर है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, या केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जैसे पढ़ लीजिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये चैप्टर शुरू होने से पहले जो बच्चे 10th क्लास में हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि 9th क्लास में आपने मॉडल ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये दो चैप्टर आपने खूब अच्छे से, खूब मन लगा के, खूब ध्यान से पढ़ा होगा। पूरा उसको खंगाल खंगाल के, उसको धो धो के, उसको चीड़ फाड़ के पढ़ा होगा आपने। मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है। अगर मान लीजिए कि अगर आप कहीं भूल जाते हैं तो फिर हम आपको याद भी दिलाएंगे, इससे चिंता की कोई बात नहीं है। खैर, ये जो चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है, ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इससे मुलाकात हमारी हुई थी 6th क्लास में। और 6th क्लास में एक चैप्टर था चेंज अराउंड अस। उसी में दो तरह के चेंज पढ़ा होगा आपने, रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज फिजिकल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज केमिकल चेंज, जिसमें कुछ नया बनता है। केमिकल चेंज उसको बोलते थे उस टाइम। वही केमिकल चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, कुछ मिल के नया बनाना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वर्ड से रूबरू कराना चाहता हूँ, और वो वर्ड है केमिकल। केमिकल, ये वर्ड अक्सर आपने सुना होगा। फलाना चीज़ को मत करो, उसमें ये केमिकल है, उसमें वो केमिकल है, पता नहीं कौन सा केमिकल है। तो अगर उन लोगों से पूछा जाए जो लोग बार बार केमिकल को बदनाम करते हैं कि आपके लिए केमिकल है क्या, तो वो शायद उनका जवाब होगा कि केमिकल जौहर है, जौहर। जहर, जहर नहीं उसको बोलते बच्चा। केमिकल का अक्सर लोग यही मतलब निकालते हैं कि केमिकल मतलब जहर। जहर नहीं। केमिकल का मतलब क्या होता है? केमिकल का असली मतलब है कंपोजिशन। क्या मतलब है? कंपोजिशन। कंपोजिशन किन किन चीज से मिलके बना हुआ है। किसका कंपोजिशन जानना है हमको, हम लोगों को, हमारा नहीं, हम लोगों को। वो थोड़ा सा जबान स्लिप कर जा रही है, थोड़ा सर्दी हो गई है। तो आखिर किसका कंपोजिशन जानना है? आइए जरा 9th क्लास की बात करते हैं। सर आप बार बार 9th क्लास 6th क्लास काहे ले जाते हैं? आपको याद दिला रहे कि आप कहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वही 6th क्लास का केमिकल चेंज यानी कि इरिवर्सिबल चेंज यहाँ पे भेस बदल के बैठा हुआ है। ब्रॉड रूप में पढ़ना है हमें। ठीक, तो 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा आपने मैटर अराउंड अस, पहला चैप्टर। और दूसरा चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो उसमें किसकी बात हो रही थी? मैटर की बात हुई थी फर्स्ट चैप्टर में, कि मैटर के इंटर पार्टिकल स्पेस, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट वगैरह, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट चैप्टर में जब आए तो पता चला कि अच्छा मैटर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? तो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एलिमेंट क्या है? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स। पूरा यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? एलिमेंट से। ठीक, सर बोलना क्या चाह रहे हैं? यही बोलना चाह रहे हैं कि मैटर का कंपोजिशन पढ़ना है हमको। ठीक, कि मैटर किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? तो किस चीज़ से मिलके बना है? एलिमेंट से। एलिमेंट किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे मिलके बना हुआ है? एटम से। एटम किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल से। तो ये जो थी बात, यही जो टर्म है, ये इसी को क्या बोलते हैं? कंपोजिशन। वो मैटर किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, बस इसके बारे में जानना, इसी को क्या बोलते हैं? केमिकल, साधारण भाषा में। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। किसका कंपोजिशन जानना है? मैटर का। ठीक, मैटर किस चीज से मिलके बना हुआ है? एलिमेंट से। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स। मैटर किसे कहते थे?
ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। एलिमेंट किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? मॉलिक्यूल। आप लोगों ने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल किससे? एटम से। और एटम्स किससे? सब एटॉमिक पार्टिकल से। वैसे तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन बस आपको अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानना है, तो इसलिए विशेष हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। समझ गए? तो ये था हमारा मैटर। मैटर किस चीज़ से मिलके बना है? एलिमेंट से। एलिमेंट किससे? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल कैसे? एटम से। एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से। ये क्या है? मैटर का कंपोजिशन, यानी कि मैटर का केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, एग्जाम्पल। सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आइए देखिए। मैटर को हम ले लेते हैं वाटर। ठीक, एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट से वाटर बना है, इसका केमिकल फार्मूला हम जान जाएंगे तो हमें पता चला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम के एलिमेंट से ये बना हुआ है। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? ये देखिए, 2 एटम का मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब मिस्टर इंडिया, 1 कभी नहीं दिखता इधर उधर, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1। तो सर एटम के ग्रुप को मॉलिक्यूल बोलते हैं, यहाँ तो एक ही एटम है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सबको चाहे एक रहे चाहे 2 रहे, वो मॉलिक्यूल बोलेगा ही बोलेगा। तो यहाँ पे 2 एटम और यहाँ पे सिंगल एटम। ठीक, तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम। ये मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा आपने। होमो एटॉमिक, ऑक्सीजन का मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। चलिए एटम्स किसके? तो 2 एटम किसका? 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। ये किस चीज़ से मिलके बना होगा? हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। तो यही क्या है, हमको पता चला कि अच्छा वाटर किस किस केमिकल से बना हुआ है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। 2 हाइड्रोजन के एटम, यानी कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन कितने एटम है? 2 एटम है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में एक ही एटम है। 2 एटम वाला मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिंगल ऑक्सीजन वाले को क्या बोलते हैं? सिंगल एटम वाले किसी भी एलिमेंट के, किसी भी मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक, हाइड्रोजन कितने एटम? 2 एटम। ऑक्सीजन कितने एटम? 1 एटम। इन दोनों के एटम्स में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सबका होगा। किसी भी एलिमेंट के एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो कैसे पता चलता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खासकर उसके एटॉमिक नंबर से, जिसको हम लोग आम भाषा में उसका रोल नंबर बोलते हैं। बच्चों को बताने के लिए आपने पढ़ा होगा Z = P = E। एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये सब बराबर होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। एक और चीज़ पढ़ा होगा आपने, एटॉमिक मास P+N। ये सब 9th क्लास में आपने पढ़ चुका होगा। अगर नहीं आता है तो यहाँ से सीख लीजिए, मुझे तो लगता है कि ये सारे बच्चे जानते होंगे। तो यही क्या है बच्चा? यही हमारा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल या कंपोजिशन। ठीक, केमिकल या कंपोजिशन। किसका कंपोजिशन? मैटर का कंपोजिशन। बात समझ में आ गई? ठीक, तो केमिकल का मतलब क्या होता है बच्चा? कंपोजिशन। केमिकल का मतलब जौहर नहीं है, ठीक है, जहर नहीं है बच्चा मेरा। इसका सिंपल मतलब क्या है? कंपोजिशन। चलिए अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। बेटा विशेष नोट करने लायक कुछ बात है नहीं, बेसिक बात है। आज तो बस इंट्रोडक्शन क्लास है आज फर्स्ट चैप्टर का, ताकि आपको चैप्टर महसूस हो सके, आप चैप्टर को टच कर सके, चैप्टर से बातचीत कर सके। ये तो बहुत सारे बच्चा लोग को तो चैप्टर ख़त्म हो जाता है, चैप्टर का फील ही नहीं आता है कि चैप्टर कैसे तैयार होगा।
चैप्टर बोलना क्या चाह रहा है, क्या बात करना चाह रहा है, दायां बायां ऊपर नीचे सब से निकल जाता है। आइए नेक्स्ट वर्ड, केमिकल रिएक्शन। इस वर्ड से भी मुलाकात आपकी 6 क्लास में हुई होगी। केमिकल रिएक्शन, और इसी को वहां हम लोग क्या बोलते थे, केमिकल, ये एल थोड़ा सा गड़बड़ा गया, केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन को ये क्या बोलते थे, केमिकल चेंज। केमिकल का मतलब समझ गए आप, कंपोजिशन, मैटर का कंपोजिशन यानी कि उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन का मतलब कंबाइन टू फॉर्म न्यू थिंग्स। जब दो चीज आपस में कंबाइन करके या कोई भी चीज अगर हीट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में नया प्रोडक्ट बना दे तो उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन करना, कंबाइन टू फॉर्म न्यू थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ एजेंट। वहां पे एजेंट बोलते थे 6 क्लास में, यहाँ पे भी एजेंट होगा, लेकिन यहाँ पे एजेंट ही बोलते हैं, लेकिन कैटलिस्ट उसको बोला जाता है जनरली, कैटलिस्ट, या फिर बहुत जगह आप रिएजेंट का नाम सुने होंगे, तो वो सब अभी नहीं, वो 11th क्लास 12th क्लास की बात है वो, ठीक। तो वो बात आ गई, कैटलिस्ट रिएजेंट छोड़ दीजिए, अभी बस एजेंट ही है वो भी। यहाँ पे भी एजेंट आएगा, यहाँ पे भी हीट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, सनलाइट होगा, सब कुछ होगा, ठीक। तो उनके प्रेजेंस में कुछ नया चीज़ बनता था, नया प्रोडक्ट बनता था, यानी कि कंपोजिशन बदल जाता था, नया चीज़ बनेगा। तो इसी को क्या बोलते थे, केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन बोलते थे। आखिर ये बात यहाँ पे ये है कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन होता क्यों है। तो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आपके मम्मी पापा दिन रात मेहनत क्यों करते हैं, ताकि लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके, पेट भरा रहे, ज़रूरत पूरा हो सके, नहीं तो छटपटाते रह जाएंगे दिन भर इधर से उधर हम लोग। सेम यही काम है, केमिकल रिएक्शन क्यों हो रहा है, ताकि मॉलिक्यूल्स के एटम में स्टेबिलिटी आ सके, हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके। तो ये तो समझ में आया कि हाँ ठीक है, मॉलिक्यूल्स के एटम में स्टेबिलिटी आएगा, हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जो हमको बहुत ज़रूरत है, एकदम सिंपल एग्जांपल, जितना भी आप न्यूट्रिएंट लेते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, सब में जाके देखिए, सबके कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कुछ एलिमेंट्स ही मिलेंगे आपको। इसलिए तो कहा गया कि एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स। इस अर्थ को, अर्थ ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड किससे मिलके बना हुआ है, एलिमेंट से, यानी कि हम लोग सभी लोग एलिमेंट से बने हुए हैं, ठीक। तो ये केमिकल रिएक्शन का मेन पर्पस क्या है, मॉलिक्यूल्स के एटम में स्टेबिलिटी लाना। उन लोगों को स्टेबिलिटी मिलेगा, हमको यूजफुल प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ नया चीज कंबाइन होगा। इशारा समझ रहे हैं आप किधर। 9th क्लास में एक और टर्म पढ़ा होगा आपने, वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, या जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाट गोइंग टू बी शेयर्ड, जो शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। बात समझ में आई। तो ये यही वो काम है कि जहाँ पे वैलेंसी एक्सचेंज होता है, कोई दे के कोई ले के अपने आप को स्टेबल करता है, कोई शेयर करके अपने आप को स्टेबल करता है। तो ये शेयरिंग, लेना देना कब होगा, जब दो चीज़ आपस में कंबाइन करेंगे तब। इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। किस लिए, ताकि एटम, मॉलिक्यूल्स के एटम स्टेबल हो सके, हमको क्या मिलेगा, नया प्रोडक्ट मिलेगा, चाहे यूजफुल हो, यूजफुली प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक। तो जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे, या कोई एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड टूटेगा, तो आखिर क्यों टूटेगा, क्यों जुड़ेगा, नया चीज बनाने के लिए। क्यों टूटेगा, क्यों जुड़ेगा, ताकि अपने आप को स्टेबिलिटी ला सके, अपने आप को स्टेबल कर सके। ये स्टेबिलिटी कैसे आएगी, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके। यही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने को क्या बोलते थे हम, वैलेंसी बोलते थे। जितने उसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करेगा। बात समझ गए। आपको एग्जांपल से समझाते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा यहीं पे हिंट दे दे रहे, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस को रेड पेन से बना दे रहे। केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन से। केमिकल इक्वेशन से, ठीक। केमिकल इक्वेशंस कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के पढ़े हैं हमें, एक वर्ड वाला और एक हमारा, ये आर को मैं ज़रा ठीक से लिख दूँ, और एक सिंबल वाला।
याद करिए, आपको 9th क्लास में सिंबल भी बताया गया होगा। हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं, मैग्नीशियम को Mg से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को O से दिखाते हैं, क्लोरीन को Cl से दिखाते हैं। वो सारे सिंबल्स का यूज़ करेंगे हम। तो केमिकल रिएक्शंस क्या था कि जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे। क्यों कंबाइन करेंगे? स्टेबिलिटी लाने के लिए। कैसे स्टेबिलिटी आएगी? इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करना मतलब वैलेंसी वाला टर्म आएगा। उससे क्या होगा? स्टेबिलिटी आएगी। हमको क्या मिलेगा? यूजफुल प्रोडक्ट आएगा। कुछ नया फॉर्मेशन हुआ। नया फॉर्मेशन मतलब केमिकल चेंज हुआ। ठीक, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल इक्वेशंस वर्ड और सिंबल इक्वेशन। ठीक, जो बैलेंसिंग अभी नहीं, पहले थोड़ा सा बेसिक जान जाए उसके बाद। यानी कि जब केमिकल चेंज यानी कि केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उसका क्या क्या सबूत है, ये सारा सबूत भी जानना होगा हमको। बस आप समझ जाइए कि ये जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, ये वो चश्मा है, ये वो नज़रिया है, ये वो रास्ता है, ये वो डायमेंशन है जिसके थ्रू आपको पूरे केमिस्ट्री को देखना है। कौन कौन सा? पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, दूसरा एसिड बेस एंड सॉल्ट, तीसरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चौथा कार्बन एंड कंपाउंड। प्रेडी क्लासिफिकेशन छोड़ दीजिए वहाँ तो और अलग बात हुई। तो ये 4 चैप्टर जो हैं, ये 4 चैप्टर आप तभी, ये 4 चैप्टर को बिल्कुल केमिकल रिएक्शंस वाले नज़रिए से देखना है। और कैसे देखना है बस हम आपको बताते जा रहे हैं, बस आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक, तो क्या समझे हम लोग? केमिकल रिएक्शंस को ही क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज, यानी कुछ नया फॉर्म हुआ। क्यों हुआ? स्टेबिलिटी लाने के लिए। स्टेबिलिटी कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को क्या बोलते थे हम लोग? इलेक्ट्रॉन शेयर करने को वैलेंसी। क्या मिलेगा? स्टेबिलिटी। हम लोग क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। इसको कैसे दिखाएंगे? केमिकल इक्वेशन से दिखाएंगे। केमिकल इक्वेशन कितने तरह के? वर्ड और सिंबल वाले। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एकदम सिंपल एग्जांपल। मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? बस यहीं से स्टार्ट होता है वो 9th क्लास की बात, जो आप क्रिस क्रॉस कराते थे। वैलेंसी, इसका वैलेंसी वो ले लेगा, उसका वैलेंसी वो ले लेगा, सारा कैसे? MgCl2 सीधे प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आइए ज़रा ध्यान से याद करिए। आप एक बात याद रखिए, अगर कोई भी एलिमेंट है, मैं कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ। कोई भी एलिमेंट है उसका हम क्या करते हैं? पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद वैलेंस सेल आता था। वैलेंस सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 से कम और 4 से ज़्यादा भी हो सकते। 4 से ज़्यादा कितना? 5, 6, 7। 4 से कम 3, 2, 1। ठीक, सर यहाँ पे 4 क्यों छोड़ दिए? ये आपको बताएंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, इसकी प्रॉपर्टी। 3, 2, 1 है, यानी कि ये सारे लोग क्या करेंगे? अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, यानी कि 3, 2, 1 है, तो ये लोग क्या करेंगे? लूज करेंगे। लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये लोग जितने लोग हैं वो लोग क्या करेंगे? गेन करेंगे। गेन करेंगे तो कौन सा? नेगेटिव। बात समझ में आई? यानी कि अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 3 है तो 3 डोनेट कर देगा, 2 है तो 2 डोनेट कर देगा, लूज कर देगा, 1 है तो 1 लूज कर देगा। तो यहाँ पे वैलेंसी कितना आ जाएगा? 3 डोनेट किया तो 3, 2 किया तो 2, 1 किया तो 1। ऊपर आइए, 5, 6, 7। 5 है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन, 7, 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी वही तो होता था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुएट। 8 या 2 पूरा करने के लिए वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उसी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी। तो अगर 5 है तो इसको 8 पूरा करने के लिए 3 और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 8 पूरा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा वैलेंसी। 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 वैलेंसी हो जाएगा 8 पूरा करने के लिए। ठीक, तो नीचे यानी कि 4 से नीचे वाले जितना इलेक्ट्रॉन है उतना वैलेंसी होगा। 4 से ऊपर जाइएगा तो 5, 6, 7, यानी कि कितना और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? तो 5 वाले को 3, तो 3 वैलेंसी। 6 वाले को 2, 2 वैलेंसी। 7 वाले को 1 वैलेंसी ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और नीचे वाले सारा का सारा डोनेट करते हैं।
एक चीज़ और पढ़ा होगा आपने, जिनका नेगेटिव चार्ज है उसको क्या बोलते थे? नॉन मेटल्स। सारा बेसिक बात ही है। जो पॉजिटिव थे उनको क्या बोलेंगे हम लोग? मेटल्स। ठीक, उसी बेसिस पे यहाँ बना है। आइए ज़रा देखते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 282। क्लोरीन का 17, 287, 287, 17, 12। वैलेंस शेल KLMN कर दीजिए, KLM, यहाँ पे भी KLM। ठीक, वैलेंस शेल M, वैलेंस शेल M। वैलेंस शेल में अगर 4 से कम है तो 4 से कम है, ये क्या कर देगा? 2 का 2 पूरा डोनेट कर देगा। यानी कि यहाँ वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी? मैग्नीशियम की 2 डोनेट करेगा। क्लोरीन 7 है, 7 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो जाएगी। ये देखिए क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पे 1, मैग्नीशियम की 2। अब ये क्या करेंगे हम लोग? एक्सचेंज कराएंगे। ये देखिए क्लोरीन के साथ 2, तो क्लोरीन के साथ यहाँ पे थोड़ा सा क्लोरीन के साथ 2, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी एक्सचेंज हो गया। मैग्नीशियम के साथ 1, देखिए मैग्नीशियम के साथ 1। सर सभी रिएक्शन का ट्रिक है? नहीं, कुछ एक रिएक्शन का ट्रिक है, सभी रिएक्शंस का नहीं। बिल्कुल ऑब्जर्वेशन का चीज़ है रिएक्शन बच्चा। साइंटिस्टों ने क्या किया कि प्रैक्टिकल करके देखा, ये चीज़ बनता है। यानी कि आपको केमिस्ट्री में रट्टा भी लगाना है और समझ के भी चलना है। रिएक्शंस लिख लिख के प्रैक्टिस करने होंगे आपको। क्या प्रैक्टिस करना होगा, कैसे प्रैक्टिस करना होगा, वो सब बताएंगे आप। पहले अब यहाँ ध्यान से देख लीजिए। आपको जस्ट एग्जांपल दिए हैं कि मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में मिला और क्या बना दिया? मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। MgCl2 क्यों बनाया? 9th क्लास की बात। ये बात याद रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे हम, थोड़ा सा ज़्यादा हौच पौच हो गया, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल में 4। ये कहानी आप याद रखिए, नोट कर सकते हो तो नोट भी कर लीजिए, आप वैसे जानते होंगे इसकी बात। ठीक, अब बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंज, आखिर इसका क्या क्या सबूत है कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। पहले आपसे नोट डाउन करें ये बेसिक बात। बताऊं? चलिए, केमिकल इक्वेशन। सर डेफिनेशन नहीं बताया? अरे डेफिनेशन आप खुद से लिख लीजिए। केमिकल इक्वेशंस का क्या डेफिनेशन होगा? वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबल इक्वेशन। और बताएं? ओके, अरे मैंने टॉपिक मिटा दिया। अच्छा कोई बात नहीं। अब आखिर क्या क्या सबूत है कि भाई केमिकल रिएक्शंस हो गया? चलिए ठीक है भाई, स्टेबिलिटी आएगी, ये आएगी, वो आएगी। मैं फिर इसको टॉपिक लिख दे रहा हूँ, गलती से मैंने मिटा दिया। केमिकल रिएक्शंस यानी किसी को क्या बोलते थे हम लोग? केमिकल चेंज। पुराने दिनों में केमिकल चेंज। ठीक, पहला सबूत, केमिकल चेंज होगा या केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या चेंज आएगा? चेंज इन स्टेट। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, गैस से सॉलिड, ऐसा। दूसरा, चेंज इन कलर, कलर बदलेगा, ब्लू, नीला, पीला, हरा। तीसरा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या हो? जिस बर्तन में, जिस हांडी में, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा होगा, ध्यान से सुनिए, जिस कंटेनर में, जिस हांडी में, जिस बर्तन में रिएक्शंस हो रहा होगा, अगर वो बर्तन हमारा छूने से गर्म हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि छूने से ठंडा रहे। ठीक, ऐसा भी हो सकता है, हीट दिए लेकिन रिएक्शंस क्या हो गया, जिस बर्तन में हो रहा है वो ठंडा हो जाए। तो जिसमें हीट रिलीज हो रहा है, यानी कि वो गर्म हो रहा है, यानी कि हीट रिलीज हो रहा है, हीट बाहर आ रहा है, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या? एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होता है। और जिसमें हीट यूज हो जाए, ठंडा हो जाए, मतलब हीट को ले ले वो, तो क्या होगा? ठंडा बचेगा। इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक।
क्या बोलते हैं इसको? एंडोथर्मिक। हॉट वाले को एक्सोथर्मिक, कोल्ड वाले को एंडोथर्मिक। यही होता है चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद 4th नंबर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये क्या चीज़ है भाई? इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस कहीं था नहीं, लेकिन प्रोडक्ट में आपको गैस दिख जाए। आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे लिखे होंगे जहां पे रिएक्टेंट साइड में आपको बताएंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, वो छूट गया मेरा, वो केमिकल इक्वेशन इधर ही बता दिए, तो कोई बात नहीं। गैस जो था, गैस मतलब कि मतलब कि शुरू में गैस नहीं दिखा आपको, लेकिन लास्ट में जाके प्रोडक्ट साइड में आपको गैस दिखने लगेगा। इसी को क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो टोटल ये 4 प्रॉपर्टीज है। जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगी, ये चारों में से कोई एक प्रॉपर्टी या 2 प्रॉपर्टी या 3 प्रॉपर्टी फॉलो होगी, तो हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। अब क्या करना है आपको? आपके एनसीईआरटी बुक में 4 चैप्टर में केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट, और कार्बन कंपाउंड को अगर आप कवर कर सके तो ठीक, कम से कम 3 चैप्टर तो पक्का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तक। आप क्या करें कि जितना भी रिएक्शंस दिया हुआ है, सारे रिएक्शन को कैटेगराइज करना है। मतलब चेंज इन स्टेट, किस में स्टेट बदल रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन रहा है। चेंज इन कलर, नया नया कलर का फॉर्मेशन हो रहा है। एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, वहाँ पे कलर बुक में ध्यान से देखते जाएंगे। चेंज इन टेम्परेचर, किस में हो रहा है। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, किस में गैस का फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट साइड में। समझ गए? क्लियर? आपको ऐसे कैटेगराइज करके उसका लिस्ट बना लेना है। प्लीज़ मेरी बात मानिए आप। केमिकल रिएक्शंस को लिख के प्रैक्टिस करना होगा। पहला काम क्या करना है? उसे कैटेगराइज करना है। स्टेट वाले को अलग, कलर वाले को अलग, चेंज इन टेम्परेचर वाले को अलग, इवोल्यूशन ऑफ गैस वाले को अलग। ये हो गई बात समझ गए? बिल्कुल क्लियर कट। ओके, चलिए बताओ। ओके, अब कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं हमें एनसीईआरटी बुक में, उससे पहले थोड़ा सा केमिकल इक्वेशंस देख लेते हैं हम लोग। एलएचएस, आरएचएस तो आप जानते होंगे। जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसे बोलेंगे रिएक्टेंट। ओह, स्पेलिंग लगता गलत लिख दिया मैंने। रिएक्टेंट, और इधर क्या बनेगा हमारा? प्रोडक्ट। एलएचएस, आरएचएस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और रिएक्शन कराने के लिए कोई ना कोई एजेंट होगा, पक्का है। ठीक, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या था कि इस साइड आपको कोई गैस नहीं दिखेगा, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कोई ना कोई गैस दिखेगा। ये जो एरो दिख रहे हैं आप, ये एरो क्या है? इरिवर्सिबल। मतलब कि एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन पाएगा। उधर जाओ, उधर से वापस नहीं आने का। केमिकल इक्वेशंस को दिखाने का तरीका। केमिकल इक्वेशंस का डेफिनेशन क्या बताए थे? वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। ऐसे दिखाते हैं उसको, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अब कॉपी में हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉपी में हेडिंग डालिए। सबसे पहला रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही लग रहा है क्या कि कंबाइन करेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट। पहचानने का तरीका है, ये रिएक्टेंट से ए भी कुछ भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम से ही लग रहा है डिकम्पोज करना, यानी कि टूटना। इसमें क्या होगा? सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट। 2 भी हो सकते, 2 से ज्यादा भी हो सकते। सिंगल रिएक्टेंट, 2 से ज्यादा प्रोडक्ट, ठीक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, 2 भी हो सकते, 2 से ज्यादा भी हो सकते, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सिंगल बनेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल रिएक्टेंट,
दो से ज़्यादा प्रोडक्ट, टूटेगा ना अपने अपने कंपोनेंट्स में। देखिए यहाँ पे ए बी था तो ए और बी अलग अलग हो गया, ठीक। दूसरा जैसे नोट करिए, थर्ड नंबर जाएंगे, फिर एक एक करके देखेंगे। अभी तो जस्ट हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास है ये चैप्टर को बस हम फील कर रहे हैं। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही लग रहा है डिस्प्लेस करना, हटाना। ये तो आम जिंदगी में भी हो रहा है हमारे, जितना भी मजबूत लोग हैं वो कमजोर लोग को धक्का मार के हटा रहा है। देखिए जरा, ए के पास एक्स नाम की प्रॉपर्टी थी, सॉरी, प्लस बी, ठीक। जो हमारा बी है वो बी क्या है, हमारा बी हमारा स्ट्रॉन्ग मान लीजिए। ये स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे डिसाइड करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज से, वीक, ठीक। अब बी क्या करेगा, रिएक्शन होने के बाद जो हमारा बी था, बी स्ट्रॉन्ग है और ए हमारा वीक है। ये स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे डिसाइड करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताया जाएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक। 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने सब उधर से है बच्चा, सब बेसिक है। तो क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बी जो था एक्स नाम की प्रॉपर्टी को ले लिया और एक वो अकेला छोड़ दिया, ए बेचारा अकेला काहे काहे कर रहा है अपना उधर, डिस्प्लेस कर देना। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर सॉरी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसकी टोपी उसके सर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए जरा, ए एक्स बी वाई, सर इसमें एक्स और वाई क्या है बताएंगे, टेंशन मत ले, बस एग्जांपल समझिए। अभी जो बी का नज़र है वो एक्स पे है और ए का नज़र वाई पे है, इसी को तो एक्सचेंज बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ए वाई के साथ चला जाएगा और बी किसके साथ, एक्स के साथ। देखिए ए की नज़र वाई पे थी तो वाई के साथ, बी की नज़र एक्स पे तो एक्स के साथ, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए। चार बहुत इजी है, पांचवा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा हमको, थोड़ा सा डिटेल में मिटाऊं, ओके। आइए जरा, पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ये आर हम ऐसे लिखते हैं, ये आर है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब बोलिए घरी रेडॉक्स क्या है, इस पे जो रेड है, रेड का मतलब कलर मत समझ जाइए, ठीक। रेड का मतलब कलर नहीं है, ध्यान से देखिए, रेड का मतलब हो गया रिडक्शन, क्या, रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। इसको पहचानने का तरीका, इसको दो तरीका है पहचानने का। पहला तरीका रिडक्शन होने का, कि अगर उसके पास, किसी के भी पास अगर ऑक्सीजन है रिएक्टेंट के पास, तो वो ऑक्सीजन को अलग कर दे, और हाइड्रोजन अगर कहीं दिख रहा है तो हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर ले। दो तरीका है, दो तरीका क्या, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हटा देगा, ये अकेला हो गया, ऑक्सीजन को बाहर कर दिया, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन होगा, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन को वो दूर कर देगा। दूसरा, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर ले, हाइड्राइड बनाए, ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग कर दे और हाइड्राइड का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन वाला कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल। दूसरा, ऑक्सीडेशन, नाम से ही लग रहा है ऑक्सीजन के साथ दोस्ती, तो ये लीजिए ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करके ऑक्साइड बना दिया। और दूसरा, अगर वो हाइड्राइड है तो वो क्या कर देगा, हाइड्रोजन को अलग कर देगा, हाइड्राइड, हाइड्रोजन वाला कंपाउंड, हाइड्रोजन वाला मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये तरीका था बच्चा रेडॉक्स रिएक्शन, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें, बहुत डिटेल में, ठीक। तो रेडॉक्स रिएक्शन तो यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कैसे पहचानेंगे, अगर ऑक्सीजन है यानी कि ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन को अलग कर देगा। दूसरा तरीका, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना और हाइड्रोजन को बाहर निकालना। ये दो तरीका है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानने का। टोटल यही 5 तरीका था। अब सुनिए, सबसे पहला काम हमने क्या किया था, एक मिनट इधर, सबसे पहला काम क्या किया था हमने
कि जितना भी रिएक्शन है, खासकर किस किस चैप्टर में, 3 चैप्टर। कार्बन कंपाउंड अगर आप ले ले तो बहुत अच्छी बात है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड, सब में जितने भी रिएक्शंस दिए सबको कैसे कैटेगराइज करना है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज के आधार पे, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस के आधार पे सारा कैटेगराइज करने के बाद अब आपको ध्यान से देखना है कि उस पांचों में से वो कौन सा रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, ये कैटेगराइज करना है आपको। ठीक, कैटेगराइज कर लीजिए। उसके बाद वो अप्लाई करके आपको देख लेना है कि कौन डिकम्पोजिशन है, कौन सा क्या है, ये पांचों में से। यानी कि सबसे पहले स्टेट के आधार पर कैटेगराइज करिए। स्टेट के आधार पर कैटेगराइज करने के बाद वो कौन सा केमिकल रिएक्शन है, ये काम आपको करना है, ये प्रैक्टिस करना है। जहाँ जहाँ भी केमिकल रिएक्शंस दिया हुआ है, इवन क्वेश्चन में भी अगर एक्सरसाइज में दिया हुआ है, उस रिएक्शन को भी प्रैक्टिस करिए आप, और लिख के बिल्कुल प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप। ठीक, जितना हमने पढ़ा उसको उस रिएक्शन पे, मैग्नीशियम और क्लोरीन वाले रिएक्शन पे अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। ठीक, चलिए, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। वेरी गुड, मिटाऊं? ओके, आइए जरा, वो जो रिएक्शन लिखा था हमने, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, प्रोडक्ट क्या बना था, MgCl2। अब चश्मा लग के नजर आ रहा है कुछ कुछ? सबसे पहला मैग्नीशियम सॉलिड, क्लोरीन गैस, प्रोडक्ट क्या बना, सॉलिड। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट किस टाइप का रिएक्शन है? दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस ऐसे ही करना है आपको, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में चर्चा होगी ही। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट। चेंज इन स्टेट वाली प्रॉपर्टी, गैस से सॉलिड बन गया, गैस था ना यहाँ पे, एक रिएक्टेंट तो गैस था, से सॉलिड बना, तो चेंज इन स्टेट। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सबसे पहले प्रॉपर्टीज के आधार पर कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज करने के बाद वो रिएक्शंस किस टाइप का है, 5 में से कौन सा टाइप का है। पांचों तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आप सबसे पहले ये काम अपना घर पे सेल्फ स्टडी करना। देख बच्चा, हम लोग टीचर है, टीचर सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, मेहनत आपको खुद करना होगा। ठीक, तो मेहनत आपको करना होगा, बहुत दिल से पढ़ना होगा। अभी समय है 10th क्लास के एग्जाम में, लेकिन तब भी अभी से ही लगे रहिए, खूब प्रैक्टिस करिए, खूब ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए। पहले NCERT ख़त्म करिए, उसके बाद जो बुक पे आपको जाना है उस बुक को ख़त्म करिए। ठीक है, तो आप एंजॉय करिए, खूब मन लगा के पढ़िए, ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। नोट कर लीजिएगा।